गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। फिलहाल तारीख है 3 अगस्त और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आप सभी से एक बार फिर से गुजारिश रहेगी कि वीडियो को पूरा देखिए और जो भी आप कमेंट कर सकते हैं अच्छा बुरा प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। मुझे बहुत नीड है और इस चैनल को भी बहुत ज़्यादा नीड है कि एक बार इसका फिर से हम वॉच टाइम और बाकी सब सारी चीज़ें को इम्प्रूव कर सकें ताकि ये चैनल और लोगों तक भी पहुँच सके। अदरवाइज जो है वो धीरे धीरे इस चैनल का सब कुछ डाउन हो रहा है। तारीख है 3 अगस्त और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर हैं। हेडलाइंस में मसूद पेजेस्कियन ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। ईरान में जो राष्ट्रपति थे वो 1980 में पहली बार चुनाव हुआ था। तब अबुल हसन बनी इशरत जो है वो पहले राष्ट्रपति बने थे। वैसे ईरान जैसे भारत में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है, ईरान में राष्ट्रपति का नहीं होता है। ईरान में सबसे बड़ा पद जो है वो आज की डेट में सुप्रीम लीडर का है। सुप्रीम लीडर वर्तमान समय में वहां पर है अली खमनेई। बहुत ही कट्टर नेता माने जाते हैं और महिलाओं के हिजाब वगैरह पहनने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं। फिलहाल ये जो है मसूद पेजेस्कियन इनका जो अपॉइंटमेंट है वो ईरान के इब्राहिम रईसी, आपको याद होगा 19 मई के दौरान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई थी और उस दुर्घटना में सभी लोग मारे गए थे। उनकी जगह नए राष्ट्रपति के चुनाव इन्होंने जीता है। इन्होंने सईद जलीली को हराया है। किसको हराया है? सईद जलीली को हराया। फिलहाल ये हिजाब को पूरी तरह से हटाने के लिए जाने जाते हैं, मतलब पसंद नहीं करते हैं हिजाब वगैरह को। हिजाब से मुझे एक चीज याद आ रही है, महसा अमीनी। महसा अमीनी जो है इनको इस बार, ये ईरान की थी और इनको इस बार यूरोपियन यूनियन द्वारा सखारोव प्राइज दिया गया था 2023 का। सखारोव प्राइज जो है ये मानवाधिकार के लिए दिया जाता है। महसा अमीनी की इन्होंने वहां पे हिजाब रूल को फॉलो नहीं किया था तो पुलिस कस्टडी में इनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे विश्व, पूरे ईरान में वीमेन लाइफ एंड फ्रीडम मूवमेंट छिड़ गया था। यानी कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर के ये मूवमेंट छिड़ा था और इसका जो लीडरशिप कर रही थी वो थी नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी का नाम भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इनको इस बार का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। ये भी ईरान से ही है। ईरान और भारत की बात की जाए तो अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट के अनुसार चाबहार बंदरगाह जो है वो भारत को 10 साल के लिए मिल गया है। ये ईरान में ही स्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान है। वर्तमान समय में यहाँ पर मुद्रा चलती है रियाल। तो ये सब हमने ईरान के बारे में बातचीत कर ली है। थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में बातचीत करने। भारत में राष्ट्रपति जो है ये आपको आर्टिकल 52 से मिल जाएगा। आर्टिकल 61 में यानी कि अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति को हटाने के बारे में, महाभियोग के बारे में बातचीत की गई है। भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष शक्तियां होती हैं जैसे कि इमरजेंसी लगाने की शक्ति। तो आर्टिकल 352 में आपका नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। 356 में आपके यहाँ प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है, राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, जबकि 360 में आपके यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 के अंतर्गत उसको प्राप्त होती है, जबकि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 के अंतर्गत उसको प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया गया है। ये सूचकांक WEF द्वारा जारी किया गया है और इसमें जो आंकड़े प्रयोग किए गए हैं वो UNWTO द्वारा प्रयोग किए गए हैं। UNWTO मतलब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसको कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है, जबकि एक और होता है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। UNWTO की स्थापना 1975 में दुनिया भर में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए की गई थी, टूरिज्म की अच्छी प्रथाओं को लाने के लिए की गई थी। वर्तमान समय में जुराब पोलो ली कासविल्ली इसके हेड हैं, जबकि WTO की जो हेड है वो है नकोजी ओकोंजो इवला। ये पहली महिला हेड है WTO की। नकोंजी ओकोंजो इवला जो है वो पहली महिला हेड है। अच्छा, भारत इंडेक्स में 39वें नंबर पर आया। भारत की रैंकिंग थोड़ी सी सुधरी है। यूनाइटेड स्टेट दुनिया का नंबर 1 देश है, दूसरे नंबर पर स्पेन है और जापान। किस रैंकिंग में? ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें 119 कंट्रीज को शामिल किया गया। इन 119 कंट्रीज की बात की जाए तो इस 119 कंट्री में आपका माली जो है वो सबसे नीचे है, सियरा लियोन, फिर कैमरून, बांग्लादेश। अगर बात करें साउथ एशिया में तो इंडिया की रैंकिंग नंबर 1 है, जबकि ओवरऑल इंडिया की रैंकिंग 39 है, स्कोर है 4.25। आगे बढ़ते हैं। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। आप थोड़ा सा इमेज को देख सकते हैं कि ये 30 से 31 जुलाई तक आयोजित किया गया और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है भोपाल के CM मोहन यादव जी की। इसका आयोजन CSIR द्वारा करवाया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हिंदी के बारे में हम लोग बात कर लें तो ये राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन है। एक होता है विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, यह हिंदी के पूरे प्रचार प्रसार के लिए होता है। फिलहाल अभी हाल ही में 12वां जो हुआ था वो आखिर बार 2021 में आयोजित किया गया था फिजी में,
जबकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? 1975 में 10 जनवरी को नागपुर में हुआ था। भारत में अब तक 3 हिंदी सम्मेलन हुए हैं, एक 1975 में हुआ था, एक आपका 1983 में हुआ था, ये तो नई दिल्ली में हो गया था, और अभी हाल ही में लेटेस्ट जो हुआ है वो 2015 में भोपाल में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, विज्ञान यानी जो वैज्ञानिक हैं वो लोग आपका हिंदी का प्रयोग करें विज्ञान के क्षेत्र में। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ना चाहें या साइंस पढ़ना चाहें तो आपको हिंदी में उतनी अच्छी किताबें नहीं मिलेंगी, तो इसलिए इस तरीके के प्रथा की शुरुआत की गई है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया है। हिंदी डे की बात कर लेते हैं तो 2 हिंदी डे आपको याद रखने होंगे। जैसे वर्ल्ड हिंदी डे जो है ये आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को, जबकि आपका नेशनल हिंदी डे जो है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है, ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1949 को संविधान सभा ने इसको राजभाषा का दर्जा दिया था। राजभाषा से याद आया कि राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी 1955 में हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए। उस समय इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर की अध्यक्षता में। राजभाषा आयोग आपको आर्टिकल 344 में देखने को मिलेगा, संविधान के अनुच्छेद 344 में। जबकि हम बात करें आर्टिकल 343, तो इसमें हिंदी के बारे में कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है और लिपि भारत की होगी देवनागरी लिपि, ये 343 में आपको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। युगे युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ है। आपको याद होगा कि भारत में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? हमारा पूरा संसद भवन और पूरे उसके अगल बगल की इमारतों को बदल दिया गया। 2019 में इसको शुरू किया गया था। विमल पटेल जो है जिन्होंने नए संसद भवन बनवाए हैं, और अभी संसद भवन लीक भी हो गया है, पानी चू रहा है उसमें नए वाले में, तो विमल पटेल आर्किटेक्ट रहे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रहा 2019 का। इसमें नॉर्थ ब्लॉक आपका जो पुराने रायसीना हिल के पास है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, इसमें जितने भी मंत्रालय उनके कार्यालय हैं, अब ये कार्यालय खाली हो जाएंगे तो इनको युगे युगीन भारत बना दिया जाएगा, एक म्यूजियम बना दिया जाएगा। लेकिन इस म्यूजियम में कुछ होना तो चाहिए देखने के लिए, इसीलिए राज्य सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। राज्यों को बोला गया कि भाई आप लोग भी कुछ कुछ यहाँ पर लाइए, अपने अपने राज्य की प्रदर्शनी लगाइए, ताकि इतना बड़ा जो हम दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने जा रहे हैं, संग्रहालय बनाने जा रहे हैं, वो तो अच्छा लगे। तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली, ध्यान रखिएगा इसका डेवलपमेंट जो है वो फ्रांस की सरकार द्वारा, फ्रांस की टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप इसको किया जा रहा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बन गया है। तो आप जानना भी चाहेंगे कि एल्युमिनियम उत्पादक में पहला कौन सा देश है? चाइना जो है वो दुनिया का पहला सबसे ज्यादा एल्युमिनियम उत्पादक करने वाला देश है। इसके अलावा आयरन ओर के मामले में भी भारत की रैंकिंग इंक्रीज हुई है और भारत दुनिया का चौथा यानी 4th लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर बन गया है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क का निर्माण करने वाला जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। गोवा ने गोयम बिना मूल्य बीज योजन योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना आपको याद होगी, इसमें 300 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री मिलेगी अगर आप अपने यहाँ सोलर पावर प्लांट लगवा लेते हैं। इस योजना का जो राशि है वो 75,021 करोड़ रुपए है और ये 2026-27 तक चलेगी। इसी तरह की एक योजना राज्य स्तर पर गोवा में चलाई जा रही है जिसमें 35 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट शामिल है। गोवा सरकार जो है गोयम बिना मूल्य योजन योजना, मतलब ये है बिजली से जुड़ी हुई है और 400 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री देने की योजना है। प्रमोद सावंत वर्तमान समय में यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं और PS श्रीधरन पिल्लई वर्तमान समय में क्या है, वो यहाँ पर राज्यपाल है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने गिर और एशियाई शेरों पर परिमल नाथवानी की पुस्तक प्राप्त की है। इस पुस्तक में गिर इंडिया नाम से पुस्तक है ये, और इसमें भारत के गिर में जो शेर पाए जाते हैं एशियाटिक लायन, उनके ऊपर बाकायदा फोटो वगैरह खींची गई है, उनकी जीवंत फोटो डाली गई है। प्रधानमंत्री के नाम प्रधानमंत्री का एक संदेश भी पुस्तक में डाला गया है। पुस्तक लिखी है परिमल नाथवानी ने। तेलंगाना एक बवाल हो गया, एक आदेश आया है कल परसों सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट की DY चंद्रचूड़ जी की बेंच में 5 जजों में से 4 ने यहां पर SC और ST कोटे में उप वर्गीकरण को लागू करने की बातचीत की है। EV चिनैया जो 1975 में एक केस था, उसके फैसले को पूरी तरह से बदल दिया गया है। उस फैसले में बोला गया था कि SC ST का उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी हाल फिलहाल यहां पर उप वर्गीकरण की बात छिड़ी है। उप वर्गीकरण में कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 15 एंड 16, आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) का उपयोग राज्य अपने यहां सभी को समता का अधिकार देने के लिए कर सकते हैं। समता यानी कि राइट टू इक्वलिटी जो है वो देने के लिए कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, SC में या ST में जो लोग काफी ज्यादा रिजर्वेशन ले चुके हैं या जिनके परिवार समृद्ध हो चुके हैं, उनको वहां पर रिजर्वेशन से हटा दिया जाएगा।
जैसे ही ये आदेश आया वैसे ही यहाँ पर तेलंगाना से भी एक न्यूज आई कि भाई हम सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तेलंगाना में मडिगा और माला ये दो जनजातियां हैं, दो अनुसूचित जातियां हैं जो लगातार इस तरीके के कोटे को लागू करने की डिमांड कर रही थी। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहां पर एक चीज ऐसी हो जाएगी कि SC ST में भी जो क्रीमी लेयर है उसको हटा दिया जाएगा, उसको कोटे से निकाल दिया जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें SC ST एक्ट की, तो यहां पर बेला एम त्रिवेदी जो 5 जजों की बेंच थी जिसमें बेला एम त्रिवेदी भी थी। बेला एम त्रिवेदी जो है उन्होंने बोला कि ये ठीक नहीं हुआ है, ये फैसला उन्होंने इसके खिलाफ फैसला दिया। उन्होंने बोला ये ठीक नहीं हुआ है क्योंकि ये हमारे आर्टिकल नंबर 341 और 342 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 341 SC की जो लिस्ट है उसको बनाता है, 342 जो है ST की लिस्ट को संशोधित करता है और वहां पे ये बताता है कि इन जातियों को आपका इस सूची में शामिल किया जाएगा। तो वो बोली कि इसका जो पूरा का पूरा कार्यभार है वो संसद को करने का अधिकार है, हम कोर्ट के जरिए इसको चेंज नहीं कर सकते। फिलहाल तेलंगाना में एक नए राज्यपाल आ गए हैं। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बता सकते हैं कि तेलंगाना में नए राज्यपाल कौन है तो फटाफट से लिखकर बताइए। SC ST कोटा उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा तेलंगाना। पीयूष गोयल ने प्रोफेसर KV सुब्रमण्यम की इंडिया एट 100 पुस्तक लॉन्च की है। इसमें इंडिया का जो भी टुमारो का विजन है कि टुमारो हम कैसे एनर्जी के ऊपर काम कर सकते हैं उसको लेकर के यहाँ पर ये पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक लिखी है प्रोफेसर KV सुब्रमण्यम। अभी हाल ही में कुछ पुस्तक चर्चा में रही, मैं उनका नाम ले लूंगा आपके सामने। नाइफ, ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है सलमान रश्दी की, जो अभी चर्चा में रही। ये मेमोयर है उनका, संस्मरण है। इसके अलावा पावर विद इन जो है ये नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पुस्तक लिखी गई है और ये पुस्तक लिखी है R बाला सुब्रमण्यन ने। किसने लिखी है? R बाला सुब्रमण्यन ने ये पुस्तक लिखी है। इसके अलावा एक और पुस्तक है द प्रिजनर ऑफ भोपाल। ये पुस्तक अभी चर्चा में रही, द प्रिजनर ऑफ भोपाल। ये भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर पुस्तक लिखी गई है। ये पुस्तक लिखी है मशहूर अंग्रेजी लेखक टिम वॉकर ने। अभी आर्च रास्विन यानी रविचंद्रन आश्विन की एक ऑटोबायोग्राफी आई सिद्धार्थ मोगा के साथ। उस पुस्तक का नाम आप बता सकते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूं, आई हैव द स्ट्रीट, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। आई हैव द स्ट्रीट, ये किसकी आत्मकथा है? रविचंद्रन आश्विन की ये आत्मकथा है। तो ये कुछ पुस्तकें जो अभी चर्चा में रही। पेरिस ओलंपिक से बाहर होने के बाद अश्विनी पोनप्पा ने भी संन्यास ले लिया है। ज्वाला गुट्टा पहले भी संन्यास ले चुकी हैं। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी जो है वो बैडमिंटन में काफी कमाल धमाल कर चुकी है, लेकिन अभी हाल फिलहाल इस बार पेरिस ओलंपिक में कुछ भी हम हासिल नहीं कर पाए हैं, खासकर टेनिस में। तो उन्होंने यहाँ पर बाहर होने के बाद संन्यास ले लिया है। तो ये रहे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।